हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 31 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रंट पेज पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना हो, तो समरी लेंगे लास्ट में। इसके अलावा दूसरे अगर पेज पे चलें तो आपके सामने आ जाता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली, साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड। इस न्यूज़ को हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा दूसरे पेज पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे चलें तो एक्सप्लेन पेज पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका एक पार्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। वो भी कब? जब एक आईएएस ऑफिसर को कुछ जिम्मेदारी स्टेट में दी जाती है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन पे बुला लेती है। जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर टी सेल, एक तरीके की वाइट ब्लड सेल होती है जो कि एंटीबॉडी का काम करती है, जो कि कैंसर, ब्लड कैंसर पेशेंट्स में किस तरीके से काम कर रही है उसको जानेंगे। यहाँ से ऊपर वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक भी न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करें, पर आगे अगर चलें तो हमारे लिए इकोनॉमी पेज पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको डिटेल में जानेंगे। एक तो ये कि जब किसी भी एक तरीके इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कोई भी कंपनी है, उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन प्रोसीजर या रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया जा चुका है एक बार किसी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जैसे कि एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो उसमें फिर ईपीएफओ या फिर दूसरी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी बाद में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करे या अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो अप्रूवल नहीं मिलेगा, उसको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो इस आर्टिकल के थ्रू पूरी डिटेल समझाऊंगा मैं, ये क्या है मुद्दा और क्या बात कही जा रही है यहाँ पर। यह आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम इकोनॉमी पेज से डिटेल में देखने वाले हैं, ये वाले, कि जिन फैमिलीज को कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स में क्या प्रोविज़न, क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। बाकी एक छोटी सी नज़र हम डालेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी बजट लाया गया है, जो कि लगभग $6 ट्रिलियन का है, जो कि पिछली बार जो टारगेट किया गया था उससे 50% ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, 2-3 पॉइंट्स वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक ये बिटकॉइन वाला भी देखेंगे कि बिटकॉइन 5% से डिक्लाइन कर गया है। अब ये बिटकॉइन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, इसकी वजह है, हमने सुबह एक आर्टिकल पूरा एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, उसी से आप लिंक करना इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। सबसे पहला आर्टिकल है, ये है पेज नंबर 3 से, कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो डिले हो रहा है अब की बार, और केरल में एंटर होगा वो 3 जून तक। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नॉर्मल जब आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में तो हम देखते हैं कि 1 जून तक केरला कोस्ट पर हिट कर जाता है। केरला कोस्ट का मतलब हो गया मालाबार कोस्ट। ठीक है, इस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून आता है अरेबियन सी से, साउथ वेस्ट मानसून, तो वो सबसे पहले यहाँ पर हिट करता है केरला में। अब आप देखोगे यहाँ पर इंडिया के मैप को थोड़ा सा और क्लियर बनाने की कोशिश करूँ तो शायद आपको और बढ़िया समझ में आए कि यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो इस तरीके से आता है, और मेन लैंड से टकराने के बाद में एक ब्रांच इस तरीके से सर्कुलेट होती है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, इधर हो गया अरेबियन सी, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड ग्रुप आपको पता है? अंडमान एंड निकोबार। तो वहाँ पर होते हुए निकलती है फिर ये हवाएं और फिर जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो अभी एक तो क्या हुआ इंसिडेंट, हमने देखा कि बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया यास। ठीक है, एक तो उसके चलते कहीं ना कहीं मानसून थोड़ा सा हल्का सा, मतलब केरल की तरफ थोड़ा सा डिले हो रहा है। दूसरी वजह यहाँ पर ये बताई जा रही है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है क्लाइमेटिक वेरिएशन के चलते, तो ज़्यादा नहीं, 3 जून के लगभग ये हिट कर जाएगा केरल कोस्ट को, जो कि नॉर्मली कब किया करता है? 1 जून को। अच्छा, मानसून आ गया, ये चीज़ कब कंसिडर की जाती है? तो इसके लिए वहाँ पर मेजरमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे कि केरला में अगर, ठीक है, 10 मई के बाद में, डेट देखो आप, 10 मई के बाद में अगर केरला में लगातार 2 दिन तक 2.5 mm या इससे ज़्यादा रेनफॉल अगर रिकॉर्ड कर ली जाती है तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि मानसून आ चुका है। तो एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा ये देखा जाता है कि जो वेस्टर्ली विंड्स आती है, साउथ वेस्ट जो हवाएं आती हैं, उन हवाओं की स्पीड क्या है। ठीक है, उन हवाओं की मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उससे भी पता किया जाता है। और तीसरा होता है जो अर्थ से टकरा करके सन रेडिएशन बाहर जाता है, जिसको हम बोलते हैं आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, उससे भी कहीं ना कहीं आइडिया लगाया जाता है कि वाकई में कितना ज़्यादा यहाँ पर हीट क्रिएट हो रही है, और वो भी कहाँ पर? साउथ ईस्ट अरेबियन सी में। तो ओवरऑल 3 चीज़ों से यहाँ पर कैलकुलेशन या आइडिया लगाया जाता है कि मानसून आ गया कि नहीं, पहला काम।
कि आप 10 मई के बाद में देखोगे कि 2.5 mm या उससे ज़्यादा बारिश लगातार 2 दिन तक हो रही है कि नहीं। दूसरा, आप वहाँ पर चेक करते हो कि वेस्टर्ली विंड, जो साउथ वेस्ट विंड्स आ रही हैं, उनका क्या मॉइस्चर कंटेंट है, कितना उनकी स्पीड है, वो देखी जाती है। तीसरी, साउथ ईस्ट जो अरेबियन सी है केरला कोस्ट की तरफ, वहाँ से जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, उनकी क्या वैल्यू है, या उनके आसपास के नेबरिंग रीजन से। तो ये 3 चीज़ों से अप्रोप्रिएशन या कैलकुलेशन की जाती है कि हाँ वाकई में कितना अभी रेनफॉल हो रहा है या फिर रेडिएशन आउटगोइंग हो रहा है। तो ऐसे में इसको बोल दिया जाता है कि हाँ आ गया भाई, मॉनसून आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हमें पता पड़ती है। तो मॉनसून से रिलेटेड एक छोटा सा टास्क आपके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वो नंबर ये कि आपको उसमें देखना है कि मॉनसून का आना, प्री मॉनसून रेनफॉल को अलग अलग रीजन्स में क्या नाम से बोला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मॉनसून का आना, आउटब्रेक जिसको बोला जाता है। फिर मॉनसून में बीच बीच में ब्रेक्स लगते रहते हैं, वो भी आप देखोगे। फिर उसके बाद में मॉनसून का रिट्रीट करना, ये सारा मैकेनिज्म आप अच्छे से समझोगे। ये 9th की ज्योग्राफी में भी डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको 11th की ज्योग्राफी में भी पूरी डिटेल में मिल जाएगा, इंडिया वाला जो बुक है, इंडिया वाली जो बुक है उसमें, ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपको मैंने बताई थी, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और रेनफॉल का अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार में भी अच्छी खासे टाइम पे रेनफॉल जल्दी मिल जाता है। फिर उसके बाद में मेन लैंड पे स्ट्राइक करता है। और नॉर्मली हमारे यहाँ पर अगर रेनफॉल देखो तो दोनों ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इस तरीके से रोटेट करके आती है। और ये दोनों की दोनों एक तरफ अट्रैक्ट होती है, वो भी कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ। वजह क्योंकि वहाँ पर है थार डेजर्ट, आपको पता है। और यहाँ पर गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है लो। तो लो प्रेशर क्या करेगा, अपनी तरफ हवाओं को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे मानसून का मैकेनिज्म काम करता है। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे। वहाँ पर हम देखेंगे सेंटर वर्सेस स्टेट, किस तरीके से आईएएस ऑफिसर को कहीं ना कहीं सेंट्रल डेपुटेशन पे रख दिया जाता है। अभी जो मुद्दा है वो आपके सामने पर्सनालिटी है जिनका नाम है अलप्पन बंदोपाध्याय, ठीक है। इनको दिल्ली में डेपुटेशन पे बुलाया गया है। अब पहले तो सबसे पहले मुद्दा जान लेते हैं क्या। देखो, वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम अभी हमने देखा अलप्पन बंदोपाध्याय, ये एक आईएएस ऑफिसर है 1987 कैडर के, ठीक है। अब होता क्या है कि इनका रिटायरमेंट अभी होने को था मंडे को, ठीक है, पर इनका 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाता है इनके टेन्योर को। अब ये एक्सटेंशन देने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है कि मान लो अगर वो किसी भी कमेटी के या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा तो वो काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम अल्टीमेटली करते कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोग ही करोगे वो काम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन कमिटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, तो एक्सटेंशन उनको दे दिया जाता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो देखो 3 महीने का दिया जाता है किसी भी आईएएस ऑफिसर को, और अगर वो चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं स्टेट में तो उस केस में उनको 6 महीने तक का भी एक्सटेंशन दिया जा सकता है उनके रिटायरमेंट की डेट के बाद में भी। तो ऐसे में 3 महीने का एक्सटेंशन वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा दिया जाता है वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी को। बट उसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेपुटेशन पे बुला रही है अब बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो। अब आपको पता ही है कि होता क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो वो क्या है, ये बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में आपका रिक्रूटमेंट, आपको ट्रेनिंग देना, ये इवन आपका अपॉइंटमेंट, ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। जबकि आप सर्व करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो रही है। तो ऐसे में ज़्यादा पकड़ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो इस केस में क्या हो गया कि यहाँ पर एक्सटेंशन 3 महीने का तो दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ रिटायरमेंट तो चलो मंडे को होना था, पर हम 3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं क्योंकि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉलिसी हमारे यहाँ पे बनाने में ये इन्वॉल्व हैं, तो अभी इनका रिटायरमेंट होना हमारे लिए सही नहीं है, तो हम 3 महीने का एक्सटेंशन इनको देते हैं। पर उसी चीज़ को ध्यान में देते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, इनको बंदोपाध्याय जी को क्या कर दिया, डेपुटेशन पे सेंटर में बुला लिया कि भाई आप आओ और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो ये तो है मुद्दा। अब बात यह आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है जी, ये तो एक तरीके से लड़ाई सी महसूस हो रही है कि एक्सटेंशन तो वेस्ट बंगाल दे रही है और जबकि बुलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही चीज़ है मेन पेचीदगी कि कहीं ना कहीं जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स, तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे जाते रहते हैं।
और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉर्मल प्रैक्टिसेस में एक लिस्ट डिक्लेयर करती है ऑफिसर्स की, और उस लिस्ट में से जो लोगों को भी उनको काम में लेना होता है या जिनको भी सेंटर के अंडर में काम करवाना होता है उनको बुला लिया जाता है। और ये प्रोविजन किया जाता है रूल 6 क्लॉज 1, जो कि आईएएस कैडर रूल्स के अंडर में ये प्रोविजन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बात ये आ गई कि 3 महीने का एक्सटेंशन तो यहाँ पर तो राज्य सरकार ने दिया था, पर हमें पता है ना अभी चल क्या रहा है। एक तरफ जहाँ पर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो बीजेपी की सरकार चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन के चलते किस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के बीच में खींचातानी हुई थी। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं ये सिविल सर्वेंट्स हैं वो परेशानी का सामना भी करते रहते हैं। ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि ना चाहते हुए भी हमें एथिक्स में सिखाया जाता है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमारा इंक्लिनेशन ना रखें, पर रिजल्ट क्या होता है हमें कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल टसल के हत्थे चढ़ना पड़ता ही है, जिसके आप बच ही नहीं सकते। अब आप देखो कि इमीडिएट इफेक्ट से बंदोपाध्याय जी को बुला लिया गया, जबकि 3 महीने का एक्सटेंशन क्या कर दिया, किस लिए दिया था, वेस्ट बंगाल के लिए काम करने के लिए। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और ये जो एक्सटेंशन है ये किस बेसिस पे दिया जा सकता है, जैसे कि इनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है ना, वो डीसीआरबी एक रूल है जिसको हम बोलते हैं डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स। उसमें रूल नंबर 16 क्लॉज 1 है, उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट, ठीक है, वो अगर कोई भी बजटरी वर्क में इन्वॉल्व है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि किसी भी फुल टाइम किसी भी कमेटी में एक फुल टाइम मेंबर की तरह काम कर रहा है, जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर या कुछ टाइम के अंदर अंदर ही वो अपने काम को कंप्लीट करने वाली है वो कमेटी। तो ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल को लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिटायरमेंट के बाद में भी 3 महीने में तो नॉर्मल सिविल सर्वेंट के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद में, और अगर चीफ सेक्रेटरी लेवल का अगर वो है बंदा जो ऑफिसर है तो उनको 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो ये प्रोविजन हो गया। और सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाने का जो प्रोविजन था वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया। पर मुद्दा अभी क्या है, मुद्दा यहाँ पर ही आ जाता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो टसल है, जो लड़ाई है, उसमें जो ये सिविल सर्वेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर के एक लॉयर अबू सोहेल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में इसी साल 2021 में एक पिटीशन भी दायर की कि ये जो रूल 6 क्लॉज 1 है ना, जो सेंट्रल डेपुटेशन वाला, बोले इसको स्ट्रक डाउन करो। वजह कि बोले इसके अंदर एक तो ये होता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी रहती है, दूसरा सेंटर अगर अपने खुद की रूल्स को या खुद की जो भी अपनी आप कहते हो कि अपनी विल को अगर एनफोर्स करने की कोशिश करे तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में हर्डल्स चलती है, एफिशिएंसी नहीं आ पाती। पर वही बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, कोई तवज्जो नहीं दी गई और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, पिटीशन को इग्नोर कर दिया गया। अब आप देखो कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? जी नहीं, अर्लियर पहले भी हो चुका है। वेस्ट बंगाल में 2019 में हो चुका है, जब होम सेक्रेटरी उस टाइम पर हुआ करते थे। वहाँ पर मतलब आप देखोगे होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक लेटर लिखा जाता है बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को, मलय कुमार डे थे उस टाइम पे। उनको ये कहा जाता है कि आप जो है वो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो धरने दिए जा रहे हैं उन धरनों के अंदर आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, जबकि आपको बाई पार्टीशनशिप में काम करना होता है। दैट मीन्स कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से काम नहीं करोगे, आप जो है वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली काम करने वाली आपकी बॉडी है। तो ऐसे में किसी सिविल सर्वेंट का ऑन रोल ऑन ड्यूटी होने के बावजूद अगर वो धरने पे बैठता है तो वो कहीं ना कहीं अनएथिकल हो जाता है और उनकी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट में जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनका, उसके अगेंस्ट में चला जाता है। तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया मलय कुमार डे को कि भाई आप जो है वो कहीं ना कहीं डेपुटेशन पे आ जाओ, और इस तरीके से उनका डिसरप्शन किया। वो बात अलग है कि बाद में ये पता पड़ा था कि डेपुटेशन पे उनको बिठाया गया या नहीं बिठाया गया, वो एक चीज़ है। पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि धरने का नाम लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी को आप डेपुटेशन पे भेजो या फिर इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिए जाएंगे, ऐसी चीज़। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल 2020 का भी केस है रिसेंटली। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी एक मुद्दा होया हुआ है। तमिलनाडु में 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी तो उस टाइम पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के एम करुणानिधि के घर पर रेड मारी जाती है, किसके द्वारा? सीबीसीआईडी के द्वारा। और वहाँ पर डीएमके के कलीग, मतलब एक तो हो गए खुद एम करुणानिधि हो गए, उनके अलावा डीएमके के कलीग थे मुरासोली मारन और टीआर बालू, ऐसे करके इनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में आईपीएस ऑफिसर जो हैं
उन पर सवाल उठाए जाते हैं। तो पॉइंट यहां पर बार बार क्या आ रहा है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में खींचतान के चलते जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के इंडिविजुअल्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट सेंटर करती है पर उसके बाद में वो सर्व कर रहे हैं किसी स्टेट को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है कि कभी भी उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है। और दूसरी चीज, अगर मान लो अपोजिशन पार्टी की रूलिंग अगर चल रही है दूसरे स्टेट में, तो उसके हत्थे तो वो कहीं ना कहीं चढ़ ही जाते हैं। फिर बात ही आ जाती है आगे क्या। देखो, सेंटर ने तो अपनी तरफ से बोल दिया कि एक्शन को, मतलब सेंटर जो है वो कोई एक्शन ना भी ले, ठीक है, सिविल सर्विस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लगाया गया। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं इस चीज़ को, कि अगर कोई भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में काम करने वाला बंदा, सिविल सर्वेंट जो है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, तो सेंटर जो है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। नंबर 1 ये बात प्रोविजन है रूल 7 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969। इसमें लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी या मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो वो पेनल्टी वही लगा सकते हैं जिसके नीचे वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ही उन सिविल सर्वेंट्स को, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस हो या फिर आईएफएस हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अगर काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ही उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि बंदोपाध्याय जी के पास में अब बात यह है कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सेंटर तो सीधा एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, पर बंदोपाध्याय जी के पास में ऑप्शन है कि वो कहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि वो ये जो एक्सटेंशन 3 महीने का मिला है इसको डिक्लाइन कर दे और बोल दे कि मैं तो रिटायर होऊंगा, मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे नहीं करना कहीं पे काम। तो ऐसे में वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के लिए बाधित नहीं होंगे। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि वो चीफ सेक्रेटरी की तरह काम करते रहें, ठीक है, और जो भी आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेपुटेशन के लिए जो अभी ऑर्डर्स डिक्लेयर किए हैं उनको वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, पर होगा क्या, सेंटर जो है वो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब भी 3 महीने बाद में रिटायरमेंट तो उनका होना है ना, 3 महीने या 6 महीने बाद में, तो रिटायरमेंट के टाइम पे जब उनको जो भी बेनिफिट रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने होते हैं ना, पेंशन मिलनी होती है या फिर जो भी फाइनल एक बहुत बड़ा पैकेज मिलता है, उसके बाद में जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उन बेनिफिट्स को कर्टेल कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो ये रिस्क रहेगा। और तीसरा ऑप्शन इनके पास में ये रहता है कि ये संडे को मतलब आज के लिए बोला था, 31 तारीख लास्ट डेट दी थी उनको ज्वाइनिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, तो वो जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों में से अब देखने वाली बात है कौन सी चीज़ पर वो रिलाई करते हैं, टाइम बताएगा। तो सिचुएशन आपको समझ में आनी चाहिए कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आपकी सिविल सर्विसेज आपकी सपना है, तो ऐसे में इन परिस्थितियों से आप बिल्कुल अवेयर रहो, ठीक है ना। कोई आप अगर एग्जाम क्रैक करके कुछ बन भी जाते हो तो आपके सामने परिस्थितियां बहुत मुश्किल आने वाली है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी डिफिकल्ट एग्जाम आप पास करोगे उसका नेक्स्ट लेवल उतना ही, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि ब्लड कैंसर पेशेंट जो है उनके अंदर ये जो टी सेल्स होती है, टी सेल्स बेसिकली कौन सी टी सेल्स की बात की जा रही है, CD8 टी सेल। ये एक तरीके की वाइट सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि एंटीबॉडी का ही काम करती हैं। अगर इनके नंबर्स, इनकी क्वांटिटी किसी भी ब्लड कैंसर पेशेंट में अगर सही है, अच्छी खासी है, तो उसमें उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सर्वाइव कर जाएं। और जिनकी बॉडी में, जो भी ब्लड कैंसर पेशेंट्स जिनकी बॉडी में CD8 टी सेल्स की कमी है, वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ये स्टडी पब्लिश हुई है। तो इसमें पॉइंट सीधा यही आ रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स की जो क्वांटिटी है हमारे ब्लड में, अगर वो सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी इम्यून है, कोविड को आराम से फेस करके सर्वाइव कर सकते हो। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है ब्लड कैंसर पेशेंट्स में, ठीक है। तो ऐसे में यही चीज़ बताई जा रही है। आप एक बार खुद से रीडिंग मार दोगे और समझ में आ जाएगा, इतना सा छोटा सा ही पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इसमें आप देखोगे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगर किसी भी इन फॉर्म के अगेंस्ट में अगर शुरू हो चुकी है, तो उस केस में EPFO या कोई भी अदर गवर्नमेंट बॉडी जो है वो रिवाइज नहीं कर सकती है क्लेम्स को। दैट मीन्स एक बार अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में अगर रेजोल्यूशन प्लान तैयार हो गया है ना, तो उसके बाद में आप रिव्यू या फिर रिक्लेम नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आ न जाए उस पूरे प्रोसेस में। अब मुद्दा आपको समझ में आएगा कैसे। चेन्नई की बेंच है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने, उन्होंने ये कहा है कि एक बार किसी भी डेट लेडन कॉरपोरेट एंटिटी, दैट मीन्स ऐसी कंपनी जिस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, वो कर्जा टाइम पे चुका नहीं पा रही है, तो ऐसे में उस कंपनी के अगेंस्ट में एक बार अगर रेजोल्यूशन प्लान तैयार हो गया है,
तो सरकार की कोई भी बॉडी हो, चाहे वो ईपीएफ हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी एंटिटी अपनी क्लेम्स को चेंज नहीं कर सकती, रिवाइज नहीं कर सकती। ये बात कही है एनसीएलएटी ने। देखो, जब भी कभी कोई भी कंपनी के खिलाफ अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में रेजोल्यूशन प्लान तैयार होता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है एनसीएलटी का, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो एक बार अगर एनसीएलटी का अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद में फिर ईपीएफओ जो कि अपने एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो वो भी अपनी डिमांड बाद में रिव्यू या रिवाइज करने की बात नहीं कर सकता। तो ऐसे में केस है कि जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है, तो ये एक डेट लेडन कंपनी है जिसका इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में ईपीएफओ की तरफ से अप्रोच की जाती है ये कि भाई हमारे यहाँ पर ईपीएफओ में जिन लोगों ने भी, जिन एम्प्लॉयज़ ने जो कि जीवीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने एनरोल किया हुआ था, तो उन लोगों के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए हम रिवाइज करना चाहते हैं उनकी क्लेम्स को, जिससे कि उनको टाइम पे प्रॉपर इंटरेस्ट मिल सके, जो एम्प्लॉयज़ को डैमेज हुआ है इस कंपनी के बर्बाद होने के चलते वो प्रॉपर मिल सके, और जो एम्प्लॉयज़ का शेयर एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है वो शेयर लिया जा सके। तो ऐसे में ईपीएफओ ने अप्रोच किया, बट हुआ क्या, एनसीएलटी ने सीधा सा कह दिया कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब चाहे कुछ भी अप्रूवल मिल गया हो उसमें आप कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है, उसमें क्लेम आपके द्वारा जो की जा रही है ईपीएफओ के द्वारा, वो ऑलरेडी की हुई क्लेम से ज़्यादा है कि कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार जो फाइनल कोटेशन हो चुकी है, जो सर्टेन सम फाइनल हो चुका है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये चीज़ कह दी एनसीएलएटी ने। अब आप देखो यहाँ पर कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, इसको लेकर के हमारे पास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आपके लिए छोटा सा काम है कि आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की डिटेल पढ़ोगे, नंबर 1, उसमें एनसीएलटी और एनसीएलएटी उनके प्रोविजंस को देखोगे, और लगे हाथ उसी में कनेक्ट करके कंपनीज एक्ट 2013 को भी साथ में पढ़ लेना। दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे, बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक बार अप्रूवल दे दिया रेजोल्यूशन प्लान को, तो फिर उसके बाद में आप कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ये चीज़ यहाँ पे बोल दी गई। अब बात ये आ जाती है कि ईपीएफ और ये होता क्या है। देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये एक स्टैट्यूटरी ड्यू पेड प्लान होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद से देंगे, और जितना हिस्सा एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं उतना ही उसके इक्वलेंट हिस्सा ही एम्प्लॉयर जो जॉब देने वाली कंपनी है उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो पैसा जाकर के स्टोर कर दिया जाएगा एक फंड में, और उस फंड को देखा जाएगा ईपीएफओ के द्वारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और फिर उस फंड के बेसिस पे जो भी एम्प्लॉयज़ जब रिटायर होते हैं तो उनको लंप सम अमाउंट मिलता है, और उस फंड में पैसे डालने का इंटरेस्ट भी उनको पूरे टाइम का मिलता है। तो ऐसे में एक पेंशन स्कीम आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जिसमें कि फ्यूचर में एक एम्प्लॉय अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पेंशन तो नहीं, अपनी फ्यूचर डिमांड्स को, फ्यूचर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ये स्कीम तैयार की हुई है सरकार के द्वारा। तो इसमें एक कॉर्पस होगा, कॉर्पस का मतलब एक बड़ा सा खजाना, बड़ा सा फंड, जिसमें आप पैसा अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करोगे तो एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा। तो ईपीएफओ उसकी टेक केयर करेगा, और लंप सम अमाउंट इंटरेस्ट को इंक्लूड करके फिर दे दिया जाएगा फाइनली एम्प्लॉय को जब वो रिटायर होता है। अगर अब करंटली देखा जाए, करंट रूल्स क्या हैं कि जो भी एम्प्लॉई 15,000 पर मंथ कमाता है, बेसिक पे की अगर बात करें 15,000 रुपये पर मंथ, तो उनके लिए तो मैंडेटरी है कि वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करें, और जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उसी के इक्विवेलेंट एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना होता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी वाले अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ईपीएफ में, तो उसके लिए एम्प्लॉयर से भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि एम्प्लॉयर भी तो इक्वल फंड अपनी तरफ से एलोकेट करता ना। तो एम्प्लॉय तो चलो दे देगा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ ईपीएफ ज्वाइन करने के लिए, मेरी चाहे सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, पर वहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो एग्री करेगा कि नहीं करेगा, वो एक देखने वाली कंडीशन होती है। पर हाँ, 15,000 से कम सैलरी पर कोई काम कर रहा है तो फिर एम्प्लॉयर पर मैंडेटरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज से ईपीएफ काटे, और यही ईपीएफ काटा जाएगा
मतलब उसी इक्वलेंट काटा जाएगा, किसके द्वारा पे किया जाएगा, एम्प्लॉयर के द्वारा। 15,000 से कम के लिए मैंडेटरी है, 15,000 से ऊपर एम्प्लॉयर की उस पर डिपेंड करती है कि वो चाहता है कि नहीं चाहता, मतलब कंपनी खुद देखेगी इस कंडीशन को। करंट प्लान के हिसाब से देखा जाए तो अभी कितना कंट्रीब्यूट किया जाता है, देखो एम्प्लॉयर नॉर्मली कंट्रीब्यूट करता है कि जो नॉर्मल पे है उसका 12% काटेगा। 12% तो हो जाएगा, मान लो कि 100 रुपये सैलरी है किसी की पर मंथ, तो 12 रुपये तो ये हो गए। फिर उसके बाद में डियरनेस और जो रिटेनिंग अलाउंसेज हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे, मान लो 3 या 5 रुपये और मान लो, तो ऐसे करके 17 रुपये हो गए मंथली। और 17 रुपये ये तो कंट्रीब्यूट किसने किए, एम्प्लॉयर ने, और इतने ही 17 के 17 रुपये ही अब एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे करके आप देखो टोटल 34 रुपये कंट्रीब्यूट हो गए, ये ईपीएफ अकाउंट में चले जाएंगे उस एम्प्लॉय के। तो ऐसे एक एम्प्लॉय को सैलरी कितनी मिलेगी, 100 में से 17 अगर आप निकालोगे तो 83 रुपीज़ उसको हाथ में मिल जाएगी, और 17 रुपये जो है ईपीएफ में चले जाएगी। और ये जो पहले वाले 17 थे ये किसने दिए, उस कंपनी ने जहां पर वो काम कर रहा है। शर्त यह है कि कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने डिटेल में जानने की कोशिश करी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स में कोविड हिट फैमिलीज को क्या फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ा सा जानेंगे। अब इन स्कीम्स में फ़ायदा क्या मिल रहा है वो तो चलो हम जान लेंगे, बट आपको बेसिक्स पे एक बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या काम हो। जैसे ईपीएफओ तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ईपीएफओ का क्या सिस्टम होता है। एक इंश्योरेंस सिस्टम और चलता है, दैट इज एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ईएसआईसी के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं अभी करंट क्या है। ये पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए। इंश्योरेंस तो इसलिए कि मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब पे काम करते करते कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी की डेथ हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, जो भी फैमिली है, जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको। सेम चीज़ आप अप्लाई करोगे ईपीएफओ को, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद में उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए, उनकी छोटी छोटी कमाई हुई जो हार्ड अर्न मनी है उससे थोड़ा बहुत अपनी लाइवलीहुड को ईजी कर सकें। तो होता क्या है, देखो अभी पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने एक एक्सटेंशन अनाउंस किया है कि जो पेंशन कवरेज दिया हुआ है या जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट दिया हुआ है उनको और एक्सटेंड किया जाएगा। किन के लिए, कि मान लो एक बंदा है जिसने इंश्योरेंस स्कीम्स में भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही इंश्योरेंस स्कीम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और पेंशन भी अपने आप में पेंशन स्कीम को भी उसने अवेल कर रखा है, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो अब उसकी पेंशन रुक जाएगी क्योंकि वो इंडिविजुअल तो गया। पर गवर्नमेंट ने अब इन स्कीम्स को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन दे दिया, और क्या कहा कि उस इंडिविजुअल जिसकी डेथ कोविड-19 के चलते हो गई और उस बंदे ने, उस इंडिविजुअल ने डेथ से पहले कम से कम 3 महीने पहले ही, कम से कम 3 महीने, ज़्यादा चाहे कितना भी हो सकता है, कम से कम 3 महीने पहले इन इंश्योरेंस स्कीम्स को या पेंशन स्कीम्स को ज्वाइन किया था, तो उसकी स्कीम का पूरा बेनिफिट उसके डिपेंडेंट्स को मिलेगी, मतलब उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगी। ये प्रोविज़न किया गया है, ये आप ध्यान रखोगे। अब पेंशन स्कीम, पेंशन कवरेज की बात करें तो उसमें हमारे पास में एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करो तो वहाँ पर एक्सटेंशन दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड डिपेंडेंट जो भी है, जिसने भी इसमें ईएसआईसी में कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो वहाँ पर अगर उसकी डेथ हो जाती है कोविड-19 के चलते, तो उसके डिपेंडेंट को फ़ायदा मिलेगा। सेम चीज़ आप एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो है, जिसको ईडीएलआई आगे बोलेंगे, जिसको कि ईपीएफओ अपने अंडर में काम करवाता है। ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उसी के अंडर में काम होता है और उसी के अंडर में ये स्कीम चलती है। तो इन दोनों ईएसआईसी और ईपीएफओ की ईडीएलआई, इन दोनों के अंदर बेनिफिट्स एक्सटेंड किए गए हैं। ये है मेन मुद्दा। ईएसआई स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ईपीएफओ ईडीएलआई की जो स्कीम है उसके अंडर में यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ईएसआईसी स्कीम में क्या है। देखो नॉर्मली जब ईएसआईसी स्कीम को किसी ने ज्वाइन कर रखा है तो उसका फ़ायदा जब मिलता है जब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेथ केस आ जाता है। मान लो कि काम करते करते जॉब पर रहते रहते डेथ हो जाती है, तो ऐसे में डेथ के बाद में फिर उनको बेनिफिट दिए जाते हैं जो भी डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो ऐसे में अब कोविड रिलेटेड भी अगर डेथ हो रही है तो वो बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा, पेंशन जो मिलती है ईएसआईसी मेंबर्स को, तो वो अब डिपेंडेंट्स को कितना मिलेगा, जितना उस इंडिविजुअल की डेली वेजेस थी उसका 90% के तौर पे पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। और तीसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि ईएसआईसी में
जिसने डेथ से पहले, कोविड-19 की वजह से डेथ से पहले कम से कम 3 महीने पहले अपने आप को एनरोल कर लिया था, उसकी फैमिली को ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी स्कीम कौन सी है हमारी, ईपीएफओ ईडीएलआई। इसमें ये कहा है कि ईपीएफओ ईडीएलआई में मैक्सिमम जो बेनिफिट देना था उसको पहले 6 लाख था, उसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, पहला काम तो। दूसरा, मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट कर दिया कितना, 2.5 लाख। तो मतलब 2.5 लाख से 7 लाख के बीच में बेनिफिट दिया जाता है अगर कोई भी अवेल करता है ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के अंडर में। तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि ईपीएफआई, ये जो ईएसआईसी है या ईपीएफओ की जो स्कीम है ईडीएलआई, तो इसमें कौन कवर किया जा रहा है, किसको कवर किया जा रहा है, तो इसमें एक तो वो सभी फैक्ट्रीज, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ हो ईएसआईसी एक्ट के अंडर में, नंबर 1। नंबर 2, नोटिफाइड स्टैब्लिशमेंट, जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों, उनको भी इसके अंडर में कवरेज मिलेगा। मतलब उन एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा जहां जो उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जो हमने अभी बात की। तो ऐसे में आप देखोगे जो एम्प्लॉयज़ 21,000 पर मंथ या फिर उससे कम सैलरी उठाते हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार या उससे कम है, तो ऐसे में उनको बेनिफिट मिलता है ईएसआईसी स्कीम के अंडर में, नंबर 1। नंबर 2, 3.49 करोड़ फैमिलीज ईएसआईसी स्कीम का फायदा उठा रही हैं, और इसमें बेनिफिशियरीज की काउंटिंग देखो तो 13.56 करोड़ बेनिफिशियरीज फायदा उठा रहे हैं। ये तो हो गया ईएसआईसी का। अब बात आ जाती है ईपीएफओ की। ईपीएफओ में वो ऑर्गेनाइजेशंस कवर होते हैं जहां पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं, हमने ऑलरेडी बात कर ली प्रीवियस आर्टिकल में, और वहां पर फिर ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा भी, एम्प्लॉयर के द्वारा भी, ठीक है, उसका फिर बेनिफिट आगे कंटिन्यू रहता है। तो पॉइंट ये था हमारा समझना। अब आपको इनके स्टैटिक पोर्शन को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट करना है। आगे चलते हैं। बाइडेन्स बिग बजट कम्स विद मॉडेस्ट ग्रोथ आउटलुक फॉर एन एजिंग नेशन। इसका मतलब ये हो गया कि $6 ट्रिलियन का बजट अभी डिक्लेयर किया गया है यूएसए की सरकार के द्वारा, जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में लगभग 50% ज़्यादा है। पर चिंता की बात यह है कि ग्रोथ आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचाए। और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यूएसए की जनता बूढ़ी हो रही है, वहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है रैपिडली। तो इसके चलते देखो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इकोनॉमी चलती किसके बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई। अब सप्लाई कौन करेगा जी, सप्लाई तो चलो ठीक है आप मशीन से करवा लोगे, पर डिमांड कौन करने वाला है, मशीन डिमांड करेगी क्या खुद के लिए। अभी फिलहाल तो डिमांड हम समझ ये रहे हैं कि लोग डिमांड करते हैं कि हाँ हमें मशीन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। तो कहने का मतलब एज पॉपुलेशन की जो एज है, एजेड पॉपुलेशन जो है यूएसए में वो लगातार बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो ऐसे में इंडिया की तरफ नज़रें इन सभी देशों की इसीलिए है कि इंडिया में अभी भी यूथ एज बहुत, मतलब यंगस्टर्स बहुत हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक प्रेशर भी बनता है यूएसए की कंपनीज़ में। आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं, आज चाइना के पास में सबसे बड़ा पावर क्या है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी। देखो हर चीज़ के पीछे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट चाइना में भी चिंता है एक कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, तो वहाँ पर अब 2 चाइल्ड पॉलिसी अलाउ भी कर दी गई है। वैसे पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, पर वही चीज़ है कि कहीं अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फिर बाद में काहे की इकोनॉमी बन ही नहीं पाएगी, समझ गए। तो उस पॉइंट से लगभग $1.9 ट्रिलियन का सपोर्ट तो वैसे भी देखो कोविड के टाइम पर अनाउंस कर दिया था। अब बजट आ गया तो बजट में ओवरऑल $6 ट्रिलियन का पैकेज इसने एक बार प्लान किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है आपके सामने बिटकॉइन की। बिटकॉइन की प्राइस 5% डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, जो कि हमने देखा था अप्रैल में $65,000 पर बिटकॉइन के हिसाब से जो बिक रहा था, वो अभी कल की डेट में क्या गया $33,849 जो कि बहुत कम है। सिमिलरली एक और है एदर करके, एक और कॉइन चल रहा है, उसकी वैल्यू भी 2200 समथिंग चल रही है, जो कि $150 का डिक्लाइन कर गया मतलब पिछले 4-5 दिनों के अंदर। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर, कितना वेरिएशन है इसमें। इसी के चलते हमने सुबह एक आर्टिकल भी देखा था शशि थरूर जी के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें हमने बात की थी कि वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ऐसे में सरकारें डरी हुई है कि हमें क्या करना चाहिए। पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं कंसिडर करने की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। हाँ, प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, रेगुलेट करना है, तब जाके आगे बढ़ेंगे। अब समरी ले लेते हैं एक बार पूरे न्यूज़पेपर की। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट समरी की बात करें तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
वो वैक्सीन स्ट्रेटेजी की तरफ कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके अगर मिक्स डोजेस भी सक्सेसफुल रहती है कि एक डोज मिल गई कोविशील्ड की तो दूसरी कोवैक्सीन की दे दी, तो क्या सक्सेसफुल होती है कि नहीं, आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर ट्रायल किया जाएगा। नंबर 2 कि सिंगल शॉट आप कहीं ना कहीं अवेल कराओ, तो ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक आश्वासन दिया गया है कि जून के अंदर हम 10 करोड़ डोजेस तैयार कर लेंगे। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है। इधर मेहुल चोकसी को लेकर के ये आर्टिकल है, जिसमें मेहुल चोकसी जो कि भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है ये, तो जो कि इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक के साथ में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का गफला करके ये भागा था। 13,600 करोड़ रुपए का गफला करके ये भागा था। और अभी यहाँ पर जो ये कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो जेल में पड़ा है, ये आप फोटो देख सकते हो। तो अब देखने वाली बात है कि इसको इंडिया को सौंपा जाता है कि नहीं। अभी तक इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स तो सारे सेंड कर दिए हैं, पर अगर इंडिया के पास में आता है तो फिर बाद में प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब प्रोसीडिंग्स की जा पाएगी इसके अगेंस्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तो एक तो कुछ भी और इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत हो। आपको पता ही है सेंट्रल विस्टा जो बन रही है, वहाँ पर क्या ऑलरेडी जिस प्लेस पे अभी सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जो नई पार्लियामेंट का एक्सटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या नेशनल म्यूजियम लोकेटेड है, उस म्यूजियम को मूव किया जा रहा है, ठीक है। पर अभी तक तो नहीं मूव कर पाए हैं। पर वही चीज़ है कि G20 का 2023 में समिट होने वाला है, ठीक है ना, जिसको इंडिया होस्ट करेगा, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं। आगे चले। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे देखोगे तो नेपाल में कोविड क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी लग सकती है वहाँ पर। इसके अलावा इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, अब वो बात अलग है कि अपनी खुद की सत्ता को बचाने के चक्कर में इन्होंने लड़ाई तक कर ली, अटैक तक कर दिया था गाज़ा पट्टी पे। हमें पता है हमास से पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला था। पर वही चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के पास में मेजॉरिटी सपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। दूसरा इधर आप देख सकते हो इजराइल और इजिप्ट दोनों मिलकर के बातचीत करें कैसे करके गाज़ा ट्रूस जो है, हमने कैसे जैसे करके अभी 11 दिन की लड़ाई के बाद में देखा कि इजराइल और हमास के बीच में या पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के बीच में एक सीज़ फायर कहीं ना कहीं फाइनल आउट हो पाया है। पर अभी भी टेंशन है, चीज़ है, अभी भी शांत थोड़े ना होने वाला है मैटर। तो उसी चीज़ को लेकर के आर्टिकल है। बेसिकली इजिप्ट ही क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि एक तरफ आप मैप ढंग से देखोगे, मैप हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो मैप है वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पर हम सिंपल सी बात क्या देखते हैं कि इधर तो इजिप्ट होता है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, और उसके पास में ये गाज़ा स्ट्रिप, और गाज़ा स्ट्रिप के यहाँ पर है ये इजराइल। तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में लोकेटेड है एक तरीके से, और इधर आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो ऐसे में दोनों को ही सेटल आउट करना पड़ा। अभी जो ब्रोकरेज जो किया गया, ब्रोकरशिप जो की इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, वो की किसने, इजिप्ट ने ही की थी। उसी चीज़ को लेकर के आर्टिकल है। बाकी अगर इकोनॉमी पेज पे हम चलते हैं तो एक बार देख लेते हैं इकोनॉमी पेज पे बचा हुआ कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्या। देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ओवरऑल इंडिया से अभी पिछले ये जो मई महीना गया ना, तो इसमें 1730 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। तो इसमें छोटी सी एक चीज़ निकल के आ रही है, वो ये कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने इक्विटी से तो पैसा निकाला है और डेट इंस्ट्रूमेंट में मतलब बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। ये देखो आप कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट तो देखो 1645 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि इक्विटी से पैसा निकाला गया है 3375 करोड़ रुपए। तो इक्विटी का मतलब हो गया शेयर मार्केट के थ्रू जो आप इन्वेस्ट करते हो, और डेट सेगमेंट का मतलब हो गया बॉन्ड रिलीज किया जाता है, उधार जो लिया जाता है। इसमें आपका मालिकाना हक होता है इक्विटी के अंदर, और यहाँ पर डेट के अंदर आप उधार देते हो, इंटरेस्ट लेते हो उसका बदले में, ठीक है। ये चीज़ बताया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे ये भी हमारे और कोई काम का नहीं, बस इतना ही था। बाकी आप खुद से देख लेना, बचा हुआ न्यूज़पेपर में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।